दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। आज का मुद्दा साफ सफाई, ज्वलंत मुद्दा है, बड़ी परेशानी दे रहा है। और इस मुद्दे पर हम आज डिस्कस करेंगे हमारे दो स्पेशल मेहमानों के साथ। पहले मेहमान मिस्टर जयराम नायर, जो हमारे साथ यहाँ आए हैं बॉम्बे से, स्पेशली शो के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नायर फॉर ग्रेसिंग आवर शो। एंड Mr. Nair is the managing director of Clean India Journal and the publisher also of this Clean India journal, and he is a pioneer in this field. अग्रणी प्रचारक हैं साफ सफाई के इस देश में। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पवन जी। और साथ में है हमारे डॉक्टर बख्शी। डॉक्टर बख्शी भी साफ सफाई के एरिया से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। इनके भी कई काबिले तारीफ काम रहे हैं साफ सफाई के एरिया में। आपका भी स्वागत है। थैंक यू पवन जी। साथ में है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी एक्टिव ऑडियंस लग रही है कर्नल गोपाल सिंह के नेतृत्व में। कर्नल गोपाल सिंह एक मेजर इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो बच्चों को जीवन की प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने में मदद करती है। आप सबका भी स्वागत है। आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं जयराम जी, आप ये बताइए कि कैसा लगता है आपको नजरिया, ओवरऑल कैसा नजरिया लगता है साफ सफाई के मामले में? साफ सफाई के मामले में इंडिया पीछे रह गया है। देश उन्नति कर रहा है, लेकिन जो चीज़ है सफाई, स्वच्छता, ये इसके मामले में न गवर्नमेंट का ध्यान रहा है, जिसके कारण ग्रोथ तो हो गया है, लेकिन स्वच्छता और सफाई के मामले में हम बहुत पीछे रह गए हैं विश्व से। आपने अपना क्लीन इंडिया जो जर्नल शुरू किया वो 2 अक्टूबर को शुरू किया, इसके पीछे कोई कारण? गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि अगर हम सफाई पे ध्यान नहीं रखोगे तो हम विश्व से पीछे रह जाएंगे और विश्व हमें देखकर हंसेंगे। और उन्होंने उस समय में जो कहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत सच है। और हमारा मकसद था कि गांधी जयंती के दिन मैगज़ीन लॉन्च करने का, कि उनके जो विचार थे स्वच्छता के बारे में, अवेयरनेस क्रिएशन के बारे में, हम भी हमारे तरफ से आगे ले। बहुत ही खूब आपने शुरुआत करी गांधी जी से, बिकॉज उन्होंने ही सबसे पहले ये बात बोलना शुरू करी थी। सत्यवादी थे, सीधे बोलते थे। डॉक्टर बख्शी, ओवरऑल क्या नज़रिया लगता है, फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे आज के। जैसा कि जयराम ने बोला कि हमारी जो कंट्री है जिस प्रकार से ग्रो कर रही है, इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो क्लीनिंग या हाइजीन के रिलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे भी उसी लीप्स एंड बाउंड से ग्रो करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद सारी विश्व की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो शुरुआत से ही इतनी साफ थी जितनी आज हैं, पर जिस तरह से वो अपने आप को पिछले कुछ वर्षों से क्लीनिंग एंड हाइजीन के मामले में इस्टेब्लिश कर पाए हैं, शायद वो अब समय आ गया है कि हमारे को भी उतना ही फास्ट या उससे ज़्यादा दौड़ लगा के इस मामले में हमें आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आज क्योंकि आपका इतना वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है, क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल से लेके रोड्स तक और वॉशरूम से लेके किचन तक, हम एक एरिया पे रोशनी डालेंगे, वो है एरिया वॉशरूम्स। इस पर ओवरऑल आपका क्या कहना है? आप कहाँ से बात शुरू करना चाहेंगे हमारी वॉशरूम क्लीनिंग पे और हाइजीन पे? शुरुआत करना है कि हमारे कल्चर, हमारे सेपरेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बनाइजेशन,
इससे क्या हुआ है कि देयर इज अ गैप विच हैज डेवलप्ड द रूरल इन रूरल एरिया जगह बहुत है देयर आर द लॉट ऑफ एरिया the lot of places where you can construct small toilets, or if the toilet is occupied, you can use the land, the fields. But are in the metros it's not possible. But at the same time growth के कारण क्या हुआ है, metro में ज़्यादा growth हुआ है and migration has been taking place from rural to the urban area. अब now once the migration comes in, the problem with the metro area is we have slums, और slums आज बोले तो about 77,000 toilets are there, but the need was for about 67,000 almost toilets, but it's not there. Only 6,000 extra toilets are being built. अब जब toilet नहीं है तो ये जो populace जो migrate किया है, where is the place for them to use proper? कहाँ करते हैं? मेरे ख्याल से वो गटर में ही. Yeah. If you go to slums, most of the slums are in areas where the gutter is passing. Sewage. So, sewage this one. So toilet नहीं रहने से क्या करते हैं कि when the children are in primary school or this one, the mother tells them you go and sit next to the gutter, and that means वो गटर पे ही बैठ के it uses the gutter natural. क्योंकि टॉयलेट्स नहीं है अभी उन लोग का, the fault is not there, उनका गलती नहीं है, it is because proper facility has not been provided by the government. Okay, the slums have come in, it's illegal, but you provide basic facilities for them. Absolutely. और ये जो 77,000 आपने टॉयलेट्स की बात करी, इसमें से भी ज्यादा का टॉयलेट्स चल ही नहीं रहे. You know, and this is UN report in fact, and basically the problem is toilet तो construct कर दिए, लेकिन उसके बाद उसके maintenance, उसके जो दरवाजे टूट रहे हैं, कमोड्स के ये टूट रहे हैं, nothing has been done. इस पर एक किताब लिखी है आलोक कुमार, बड़े ही रिस्पॉन्सिबल IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने ओपन डिफिकेशन पे और डिफिकेटिंग प्रॉब्लम्स पे बड़े काम किए हैं, स्क्वाटिंग विद डिग्निटी. तो उनका ये कहना है कि 75% टॉयलेट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं फ्री, वो काम ही नहीं करते. सो जब काम ही नहीं करते तो वो कहाँ यूज़ करो, बाहर ही जाएगा. एनीवे, वापस वॉशरूम पर आते हैं. डॉक्टर बख्शी, स्कूल से शुरू करते हैं. अभी जयराम जी ने बताया कि इनिशियल ट्रेनिंग क्या है, गटर में करो. अब स्कूल में आया तो स्कूल में क्या होता है बताइए. सबसे पहले हम कि वॉशरूम या एक टॉयलेट फैसिलिटी हमारे घर में या एक ऑफिस में या एक स्कूल में वो क्या है. तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि वॉशरूम जहाँ पे शब्द जुड़ा है या बना है, वहाँ पे रूम इसका एक अंग है. तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अवर वॉशरूम इज ए रूम टू. ओके, वेरी गुड. अब जब ये कमरा है हमारे घर का या हमारे स्कूल का या हमारे ऑफिस का, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बाकी कमरों से कम नहीं है. अब अगर हम देखें कि स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेजॉरिटी जो हमारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट एडेड हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें अगर हम किसी भी स्कूल में जाएं अनफॉर्चुनेटली, तो फैसिलिटी जैसे जयराम ने बोला कि वो फैसिलिटी प्रोवाइडेड तो हैं, पर या वो उनको मेंटेन नहीं किया जाता या वो उनको क्लीन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको इस्तेमाल करने से झिझकिचाता है उसको. और कई बारी तो जो हमारे टॉयलेट्स हैं कई जगह पे इस तरह से हैं कि वहाँ पे जितनी भी हरकतें ऐसी हैं जहाँ कि बच्चे जाके कभी सिगरेट पिएंगे बॉयज़, या कुछ और लिखेंगे या ग्राफिटी करेंगे, या वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह के स्लोगन्स लिखेंगे, या अपना गुस्सा जो है वो टीचर के प्रति निकालेंगे. वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ की मेंटेनेंस जो है हम ठीक तरह से नहीं, बहुत पुअर है. और टॉयलेट की तरफ क्या रुख रहता है प्रिंसिपल वगैरह का कि ये बच्चे जो हैं ये टॉयलेट को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे कि नहीं? मैं आपको एक दिल्ली में एक बहुत
एक अहम फोटोग्राफ है, मैं उसका जिक्र कर किए बगैर शायद नहीं रह पाऊंगा। वॉशरूम के बाहर एक बहुत ही मेमोरेबल फोटोग्राफ लगी है कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वॉशरूम को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि शायद ही कोई प्रिंसिपल अपने समय निकाल के अपने स्कूल के वॉशरूम को विजिट करते होंगे ये देखने के लिए कि उसकी मेंटेनेंस कैसी। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। सो अगर वो इस तरह से थोड़ा सा भी ध्यान, चाहे वो स्कूल हो या ऑफिसेस में हो या कहीं पे भी हो, अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उस रूम को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अटैच करें, क्योंकि मैं अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से भी ये बताना चाहूँगा कि कई बारी जो छोटे बच्चे हैं उनके अक्सर कंप्लेंट पेट दर्द की जो रहती है शिकायत, वो शायद अगर उसके पीछे हम जाके देखें तो कई बार ये भी है कि वो या तो यूरिन रोकते हैं या वो स्टूल जो है वो पास नहीं करते स्कूल में जाके, क्योंकि उनको साफ एक जगह नहीं मिलती, साफ नहीं मिलता और कहीं पर ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर्स का ये रुख होता है कि बच्चों को अगर टॉयलेट पेपर देंगे तो उसको फाड़ के फेंकेंगे, अगर डस्टबिन देंगे तो उसको फुटबॉल बनाएंगे एटसेट्रा। तो जिम ऐसा लगता है कि हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कहीं पर हमें अपने बच्चों पर भी और थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा और उनको वो टॉयलेट पेपर और डस्टबिन वगैरह दिया जाए, जिससे कि जब वो ऑफिस जाएं, अच्छे स्वैंक ऑफिस में जाए तो उन चीज़ों को यूज़ कर पाए। बिल्कुल, आपने बहुत एक अहम मुद्दे को उठाया है। मैं ये कहूँगा कि कई बारी हमने ये देखा कि खाली स्कूल्स ही नहीं, अच्छी अच्छी नामी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, उनमें भी अगर उनके आप वॉशरूम में जाएं, जहाँ पर कि हायर स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं, बट अगर आप उनके वॉशरूम्स देखें तो सिर्फ नाम के लिए हैंड सोप, अगर वो भी आपको हाइजीनिक हैंड सोप मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जब भी अगर उसमें मैनेजमेंट से या आप उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आप पूछें तो उनका यही तर्क रहता है कि नहीं, शायद ये हमारे यहाँ पे जो हम चीज़ें जितनी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही टूटेंगी, विद द रिजल्ट कि शायद हमारे जो वॉशरूम्स हैं वो एक 3 दीवार या 4 दीवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देते। मतलब क्योंकि हम नहीं प्रोवाइड करना चाहते वो चीजें, लोगों को अभ्यास ही नहीं होता उन चीजों को कैसे यूज उनको करना, मालूम ही नहीं चलता। और आप अगर देखें अभी पीछे ही तो जो फ्लैट्स थे जिसमें से बायकॉट करने का एक सबसे बड़ा रीजन भी ये था, कुछ कंटेंजेंट हमने जो सुना था कि वहां के वॉशरूम्स जो है वो साफ नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों ने उनको इस तरह से इस्तेमाल किया था कि वो इतने गंदे कंडीशन में हो चुके थे कि लोग उसको एक्सेप्ट करने से, जो विदेशी मेहमान थे वो उसको तैयार ही नहीं थे। तो हमारे जो टॉयलेट में हम जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम वहाँ के फिक्सचर्स को यूज़ करते हैं, शायद वो हमारे एजुकेशन में एक पार्ट नहीं बनता, एक बिहेवियर में, एक लर्निंग में, एक यूजेज का डेली का पार्ट नहीं बनता। उसकी वजह से कई बारी एम्बैरेसिंग सी मोमेंट हो जाती हैं, बहुत शर्म आती है। और अगर आप उसमें देखें कि जो एक वर्कर जो उस मेंटेन करने के लिए जिसको डिप्यूट किया जाता है, उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी एक मुश्किल सी मुसीबत सी बन जाती है। और जब भी फॉर एग्जांपल हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं एज अ स्पीकर या एज अ विजिटर, तो वहां पर बोला जाता है नहीं उस वो वाले टॉयलेट में मत जाइए, आपके लिए वीआईपी टॉयलेट हम अपने डायरेक्टर का खुलवाते हैं उसमें। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स का टॉयलेट एक ही कर देना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसी कुछ इंस्टीट्यूट्स मैंने देखी हैं जहां पर प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स और टीचर का टॉयलेट एक ही है और वो टॉयलेट साफ रहते हैं। बिल्कुल। और वहां पर वो टॉयलेट पेपर वगैरह भी सब मिलता है। तो शायद थोड़ी सी जो हम कहते हैं कि हमें समानता लानी है अपने सोसाइटी में, हमें अपनी टॉयलेट में भी समानता लानी है। जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि विदेशों में आपने क्या देखा है कि किस तरह से विदेशों में ये वॉशरूम हाइजीन आई है? डिपेंड्स अपॉन विच कंट्री। ऐसा नहीं है कि फॉरेन में भी गंदगी नहीं है। देयर आर टॉयलेट्स। आई हैव ड्रिवन फ्रॉम
नेदरलैंड्स टू फ्रांस, फ्रांस के बीच में कहाँ भी आप पब्लिक टॉयलेट में रुके तो वहाँ अंदर नहीं जा सकता है. इट वाज दैट बैड. लेकिन देयर आर मेनी कंट्रीज विच हैव चेंज. वन एग्जाम्पल इज कोरिया. पब्लिक प्लेसेस द टॉयलेट हैज चेंज कंप्लीटली विद इन अ स्पैन ऑफ 5 साल के अंदर. द चेंजेस, द एटीट्यूड, इट्स सो क्लीन, अनबिलीवेबल. सेम वे देयर आर पब्लिक टॉयलेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट, यू टॉक अबाउट जापान. अब वी आर टॉकिंग कि हम लोग अंग्रेज टॉयलेट यूज करें, बट व्हाट इज द नेसेसिटी? जापान, यू हैव बोथ Japanese toilet which is same like Indian toilet as well as your European toilet. So we should have that, so that the people coming from rural area who are not accustomed to use European toilet can use the Indian toilet, which is one of the most hygienic also. Yeah, provided we keep it clean. Clean. मल जो है वो पानी के नीचे जाए, 100%. क्योंकि पानी के नीचे जाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो कमोड में अवेलेबल है, उससे क्या होता है, फिर बास बाहर नहीं आती, दुर्गंध बाहर नहीं आती. और वो एक बहुत बड़ा लीप था एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. एशियाई देशों के बारे में कुछ बताइए कि बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है जिससे उनको ये लगे रियली कि वॉशरूम भी एक रूम है. अगेन आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस हमारे को सबसे पहले लानी पड़ेगी स्कूल्स में. मैंने कई जगह देखा है, सिस्टम भी है, एक प्रोसेस भी है जो कुछ स्कूल्स ने अडॉप्ट किया है कई कंट्रीज़ में. वहाँ पे बच्चों को जो 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको पीरियोडिकली वॉशरूम में ले जाके उनको थोड़ी देर के लिए सेंसिटाइज किया जाता है हाउ टू यूज़ डिफरेंट जो भी वहाँ पे फिक्सचर्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें. खाली यही नहीं, उसके बाद में बच्चों को ये फ्रीडम भी दी जाती है कि आप वहाँ पे पेपर से कुछ कटिंग करके उसको कैसे उसको इम्प्रूव करें, फिर ये मतलब कि डेकोरेट करें. जी बिल्कुल, मतलब आप अपने साज श्रृंगार कर रहे हैं अपने टॉयलेट का. वेरी गुड. तभी तो वो हमें ये लग पाएगा कि इट इज वन ऑफ द रूम्स. क्योंकि हमारी सभ्यता में वॉशरूम घर के बाहर रखा गया जी, तो वो रूम नहीं रहा. यू नो, इट बिकेम अ लेबोरेटरी. जी. और 14th सेंचुरी में फ्रांस में पुलिस कमिश्नरेट ने बोला कि सारे बाथरूम्स घर में जाएंगे क्योंकि सेप्टिक टैंक का आविष्कार हो चुका था. जी. तो उन्होंने कहा कि बाहर नहीं लोग जाएंगे क्योंकि वहां पर तो सड़कों पर ही कर देते थे. सो वेरी गुड पॉइंट आपने बोला. आपसे जानना चाहूँ पेरेंट्स का क्या रोल है. फॉर एग्जाम्पल जब पेरेंट्स बच्चे जाते हैं टॉयलेट तो कहते हैं गंदा हो तो इस्तेमाल मत करना. हमारे बच्चों को भी हम बोलते हैं अगर टॉयलेट है बिकॉज अनहाइजीनिक है, डू नॉट यूज इट. ये गलत है, लेकिन इट इज नेसेसरी बिकॉज मेनी ऑफ द डिसीजेस विच जो फैल रहे हैं, it is because of this cross contamination and unhygienic condition in the toilet. If you go to see, as per the UN report, India has spent 12 billion rupees on treating because of unhealthy condition, unhealthy sanitation condition. See, and which is a lot of 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान है क्योंकि हम अनहाइजीनिक हैं. तो हमें हेल्थ केयर पे 60,000 करोड़ रुपया और स्पेंड करना पड़ता है. yes. मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है और ये बहुत ही हमारे लिए हमें जाग जाने की टाइम है क्योंकि 60,000 करोड़ हमें देश को साफ करने में नहीं लगेगा. yes. क्योंकि जब हम देश को साफ करेंगे तो साथ में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, वेस्ट डिस्पोजल इंडस्ट्रीज, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. जब पेरेंट्स ले जाते हैं अपनी बच्चों के एडमिशन कराने के लिए तो स्कूल में वो क्या क्या फैसिलिटीज देखते हैं, टॉयलेट्स भी देखते हैं क्या? एडमिशन का तो हमें हाल मालूम ही है. एडमिशन मिल जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी गनीमत है. तो वो जो कहावत है बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो शायद आज के दिन तो ऐसा नहीं हो रहा कि पेरेंट्स जो हैं एक स्कूल को सेलेक्ट करने के लिए उसके वॉशरूम्स को देखें. बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक बच्चा अपने जो जागते हुए अपने दिन का समय है वो बहुत हद तक स्कूल में बिताता है. और उस स्कूल में उसको ज़रूर 8 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में टॉयलेट इस्तेमाल करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है. और क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आने लगी हैं आजकल हमारे पास भी कि मदर्स आके कहती हैं कि बच्चे जो हैं यूरिनेट या डिफिकेट करते नहीं है वहाँ पर, वो घर आते हैं वापस भागे भागे,
कि मम्मी मैं वहां नहीं कर सकता, यही करूंगा, और उसके कारण काफी स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। खाली यही नहीं, देखें हम ये भी हमारे को जान लेना चाहिए कि एक्चुअली में कई जगह पे हम अभी पिछड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि लड़कियों के स्कूल में या लड़कियों के जो वॉशरूम है किसी भी स्कूल में, एक एज के बाद प्यूबर्टी जब आ जाती है तो क्या वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स को कैसे डिस्पोज किया जाए कि वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण ना फैलाए। फीमेल हाइजीन पे अगले एपिसोड में बात होगी आपसे, उससे पहले कुछ प्रश्न। मेरा पैनलिस्ट से सवाल है कि सरकार की तरफ से इतना पैसा बजट के अंदर एलोकेट किया जाता है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, साफ़ सफाई अभियान के लिए और तमाम चीज़ों के ऊपर, ये सैनिटेशन और हाइजीन सैनिटेशन के लिए, लेकिन जब वो उतना पैसा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता पहली बात, और पहुँच नहीं पाता उसके क्या क्या कारण हैं, और उसका सही इस्तेमाल प्रिंसिपल और वो उसको देखभाल करें क्यों नहीं कर पाते, क्या उनके पास समय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके पास में स्टाफ है उस स्टाफ को या तो वो कम है, या कम है तो या तो नहीं है बिल्कुल, यदि है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। When we talk about school, स्कूल का मुद्दा रहता है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे पढ़ेंगे, how many percentage रिजल्ट वी विल गेट। दे नेवर थिंक अबाउट बच्चों का जो खेलने कूदने का, द हाइजीन पार्ट, द वॉशरूम पार्ट, इसके बारे में प्रिंसिपल के पास सोचने के लिए समय नहीं है लगता है। लेकिन टू टेल यू द फैक्ट, अभी स्कूल्स व्हेन वी टॉक अबाउट 20-25 years back, जब हमारे my sisters used to go to school, they used to do the same thing. They used to wait till they reach home and go to the washroom. And now, even with education going up, standard of schools going up, my daughter does the same thing because she is not able to get a clean washroom. Regarding staff in the school, it cannot be handled by the school because they are not trained, or training utna de bhi nahi. So the only option is outsource to the people who know how to do proper cleaning, proper hygiene, and how to maintain it. That is the solution. The schools have to wake up and tell you the fact. In the past 6 years I have seen, we have been writing so much, we have seen schools principals interacting more, but still there is a lot of things to be done. सबसे पहले तो हम वापस उसी मुद्दे पे आ जाते हैं, जब तक हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे वॉशरूम हाइजीन को, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि एक ऐसा एरिया है जिससे हम खाली हम उसको इस्तेमाल नहीं करते अपनी कन्वीनियंस के लिए, अगर हम उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे पास हमारे को ज़्यादा परेशान कर देगा, हमारे को उससे बीमारियां आने के संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो यही कहा जा सकता है कि शायद जैसा जयराम ने बोला कि वॉशरूम क्लीनिंग, वॉशरूम हाइजीन, ये एक अपने आप में एक साइंस है, या एक यूरिनेशन करने के बाद में उस यूरिन को किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वहाँ से इन्फेक्शन ना हो या बदबू ना फैले, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है और इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि शायद इस प्रोग्राम में हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। पर संक्षेप में कि जब तक अवेयरनेस, जब तक हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसको एक मिशन नहीं बनाता कि मेरे बच्चों के लिए वॉशरूम हाइजीन एक अपने आप में बहुत बड़ी ज़रूरत है। सर जैसे कि कॉलेजों में और स्कूल्स में वॉशरूम को कहीं तक डर्टी करने में हमारे यूथ का भी एक बहुत रेस्पॉन्सिबल है। तो सर हम कैसे अपने यूथ को अवेयर करें कि आप ऐसा मत करें, अगर हम करना चाहते हैं तो वो हमको शट कर देते कि आप चुप रहो, क्या बदतमीज़ी होने की बातें कर रहे हो, जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि हम कैसे उनको अवेयर करें, किस बेटर तरीके से उनको अवेयर किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को बचपन से ही एक जैसे हम संस्कार देते हैं बच्चों को, उसी प्रकार से हम यूरिनेशन या स्टूल या डेफिकेशन करने को हम उसको एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस की तरह बच्चों को समझाएं। अभी तक क्या है कि हम उसको एक ऐसा एक डर सा बना देते हैं कि ये गंदी चीज़ है,
इसके बारे में बात ना करो, इसके बारे में कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चेंज करना है पेरेंट्स को अपने घर से। सबसे पहले उनको अवेयर कराना है कि पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब है, कि अगर आप वॉशरूम में अगर आप जाते हैं तो सही इस्तेमाल क्या चीज़ है। फिर यूरिन करने के बाद में उसको फ्लश करना कितना ज़रूरी है। जो आपने कहा कि एक इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में जितने भी वॉशरूम हैं वो एक, जैसा पहले मैंने भी यही कहा कि वो एक ऐसा एरिया बन जाता है, कई जगह तो उनका इस्तेमाल ही ड्रग्स लेने के लिए भी किया जाता है, सिगरेट स्मोकिंग के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पे बच्चों को पता है कि कोई टीचर नहीं आएगा, कोई प्रिंसिपल नहीं आएगा, ये हमारा डोमेन है। और उस डोमेन को जो चेंज करने के लिए हमारे को उसकी सबसे पहले जब सफाई रहेगी वहां पे, जब वहां पे लाइट रहेगी, जब वहां वेंटिलेशन रहेगी, जब वहां पे कोई ना कोई सुपरवाइज करने के लिए विजिट करता रहेगा, तो शायद ऐसा हो कि बच्चे उसको एक अपना छुपने की जगह ना बना के एक यूज करने की पॉजिटिव सेंस में जगह माने। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे जयराम? Education at home, it happens, depends upon the parent. Educated parents are they are able to educate their children. The people who are coming from the lower strata are uneducated, वो क्या सिखाएंगे उनको, because उनको ही पता नहीं है। So the awareness part, बहुत we have to start at the root level, in fact from the slums, because if we want to see a growing India we have to go to the root level. कि लोग आते हैं यूथ और बाथरूम गंदा करते हैं, आप उनको रोकते हो, वो रोकते नहीं है। पहली बात, उनको एजुकेशन होनी चाहिए कि गंदा नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, उनका जो फेवरेट भजन था, वैष्णव जन तैने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। मतलब रियली स्पिरिचुअल पर्सन वो है जो दूसरे की पीड़ा समझे। तो हम लोग नहीं समझते एक दूसरे की पीड़ा, तो हम उनको समझाएं कि हमें आपके इस कृत्य से पीड़ा हो रही है। अपनी हम भी आवाज़ उठाना थोड़ा सा शुरू करें, डरे डरे ना घूमें। जब आप आवाज़ उठाना शुरू करोगे और लोग आएंगे आपके साथ आवाज़ उठाने। दूसरा, जो डॉक्टर बख्शी ने कहा कि इंस्पेक्शन होना चाहिए बाथरूम का। बाथरूम में टीचर्स को भी आना चाहिए यूथ के बाथरूम में। अगर यूथ के बाथरूम में टीचर्स नहीं आएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा वहां पर क्या हो रहा है। शायद उनको 6 महीने या 1 साल बाद पता चले कि यहां तो नशा हो रहा था और तब तक बच्चों को नशे की लत पड़ चुकी होगी। सो हमें इस बारे में सोचना है कि वहां पर बराबर इंस्पेक्शन हो। और दूसरे, हम अपनी आवाज़ उठाना शुरू करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी कविता है, अकेले होती है हर नई शुरुआत, जब शक्ति हो अपने पास तो जमाना देगा साथ। मैं कहता हूं, जब सच हो आपके पास तो जमाना देगा साथ। इसी कंसिडरेशन की भावना पर इस एपिसोड को बंद करते हैं। प्रश्न अभी और भी हैं, मुद्दे बाकी रह गए हैं डिस्कस करने के वॉशरूम हाइजीन पे, तो फिर जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है। हम ऐसे क्यों हैं,
आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। पिछली बार जब हम मिले तो हमने एक